वेलकम टू मंथन क्लासेस। आज है 11 अप्रैल और देखते हैं आज कौन सी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। पहली न्यूज़ है हमारी, जापान में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना है। तो जब भी कोई चीज़ पहली होती है वो एग्ज़ाम के लिए हमारे इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो याद रखिएगा, जापान में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना है। जापान की वेस्ट जापान रेलवे कंपनी ने अरीदा शहर में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्टेशन बनाया है। इस अभिनव परियोजना ने 1948 से चल रहे पुराने लकड़ी की परिसर की जगह ली है। नया जो स्टेशन है वो हत्सुशिमा 1948 से चलन में था। तो याद रखिएगा, आपको पता भी होगा जापान में लकड़ी के घर भी बनते हैं, लेकिन ये पहला 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन है। तो इसे आप याद रखिएगा। कौन सा शहर है? अरीदा शहर है, दुनिया का पहला है। इम्पॉर्टेंट है, न्यूज़ है हमारे एग्जाम के लिए, तो इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग जो डोनाल्ड ट्रंप है, अमेरिकन प्रेसिडेंट, उनकी टैरिफ नीति से रिलेटेड है। आपको पता भी होगा कि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने पारस्परिक टैरिफ की घोषणा की थी और जिसको उन्होंने लिबरेशन डे या मुक्ति दिवस भी बोला था। इस घोषणा की वजह से जो शेयर मार्केट में काफ़ी उथल पुथल मची हुई थी और बहुत ही अराजक टाइप की स्थिति भी पैदा हो गई थी। तो 9 अप्रैल को कुछ टैरिफ पर 90 दिनों की रोक की उन्होंने घोषणा की है। ये कुछ समय के लिए है, जो इस समय शेयर मार्केट भी बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने टैरिफ नीति पर 90 दिन की उन्होंने रोक लगाई है। कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि उन्होंने भारत में कितना % टैरिफ लगाया है और सबसे ज़्यादा टैरिफ उन्होंने किस देश पर लगाया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS 2023-24। भारत के रोजगार परिदृश्य को समझने के लिए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। ये सर्वेक्षण श्रम बल भागीदारी, श्रमिक जनसंख्या अनुपात और बेरोजगारी दर जैसे प्रमुख श्रम बल संकेतकों पर डेटा प्रदान करता है। तो आपको याद रखना है कि ये एक नया जो श्रम बल सर्वेक्षण किया गया है और ये रोजगार परिदृश्य को समझने के लिए कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट से जूझ रहे हैं, ये उसके लिए ये सर्वेक्षण किया गया है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड हंता वायरस का प्राथमिक जो वाहक है वो है काला चूहा। तो हाल ही में एक शोध किया गया है जो ग्रामीण मेडागास्कर में, जिसमें हंता वायरस के प्राथमिक वाहक के रूप में काले चूहों की भूमिका को बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो वाहक का काम करते हैं वो कौन है? ब्लैक रैट। इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन में प्रकाशित किया गया है, एक अध्ययन किया गया है जिसमें ये आक्रामक प्रजाति स्थानीय समुदायों के लिए स्वास्थ्य जोखिम का खतरा पैदा करती है। अगर हम हंता वायरस के बारे में देखो तो एक ये वायरल डिजीज़ है जो मुख्य रूप से संक्रमित कृतंगों मतलब जो रैट्स होते हैं उनके यूरिन से लार से संपर्क में आने पर फैलता है। ये 2 प्रमुख सिंड्रोम इनसे हो जाते हैं, एक तो हंता वायरस पल्मोनरी सिंड्रोम HPS और रेनल सिंड्रोम ये हो जाता है। आपको याद रखना है HPS जो है फेफड़ों को हमारे जो है प्रभावित करता है, लंग्स को, और घातक हो सकता है। तो इसे आप याद रखिएगा क्योंकि आफ्टर कोविड-19 कोई भी जब हमारी डिज़ीज़ न्यूज़ में रहती है, कोई वायरस न्यूज़ में रहता है, तो वो है हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, आपका UPSC है, स्टेट PCS एग्ज़ाम है, वहाँ आपसे इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है, तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड अफ्रीका के ऊर्जा परिदृश्य को बदलने में ISA की भूमिका। तो आपको पता ही होगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस है हमारा ISA, और इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? 2015 में भारत और फ्रांस ने मिलकर की थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? गुड़गांव में है। तो ये इनिशियल चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी होगी, स्टैटिक भी हैं। स्टेटमेंट में आपसे करंट और स्टैटिक बना करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन पूरे अफ्रीका में सौर ऊर्जा की पहुँच बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण शक्ति के रूप में उभरा है। जब भी आपसे अफ्रीका से रिलेटेड कुछ आए वहाँ पे आप इसे कोट कर सकते हैं। 2015 में शुरू किया गया था ISA, जिसका उद्देश्य ये था कि सौर संसाधनों के से समृद्ध जो देश है जहाँ पे सनलाइट आती है ज़्यादा, उनको बढ़ावा देना और सौर ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देना है। इस पहल ने विशेष रूप से अफ्रीका में ज़्यादा गति पकड़ी और 600 मिलियन से अधिक लोग अभी भी बिजली से वंचित हैं। तो अभी इतना होने के बाद भी जो अफ्रीका
में 600 मिलियन से अधिक लोग अभी भी बिजली तक पहुंच उनके पास नहीं सुनिश्चित हो पाई है, तो आप इसे याद रखेंगे। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में देखें, जैसा कि मैंने बताया कि ये भारत और फ्रांस द्वारा स्थापित एक संधि आधारित संगठन है। यह सौर ऊर्जा समाधानों के माध्यम से जलवायु परिवर्तन से निपटने का प्रयास करता है। ऐसे हम लोग ज़्यादा बहुत कोयला जला करके पानी से बहुत बिजली करते हैं जनरेट, पर सौर ऊर्जा जो है हमारी नवीकरणीय जो ऊर्जा है, तो यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, किसी भी तरीके का हम जो है ग्लोबल वार्मिंग में भी योगदान नहीं देंगे। इसलिए हमने सोचा है कि हम सौर ऊर्जा से हम बिजली को बनाएं। इस गठबंधन में 120 से अधिक हस्ताक्षर करता है। इसका लक्ष्य हमारा क्या है, 2030 तक 1000 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश जुटाना है, और इसका प्रमुख उद्देश्य में 1 बिलियन लोगों तक ऊर्जा की पहुंच सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग एस्टोनिया में स्थानीय चुनावों में गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों पर प्रतिबंध लगाया है। तो एस्टोनिया में चुनाव चल रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति अलार करिस ने एक संवैधानिक संशोधन पर हस्ताक्षर किए हैं, जो गैर यूरोपीय संघ के नागरिकों को स्थानीय चुनाव में भाग लेने से रोकता है। जो गैर यूरोपीय संघ के लोग हैं वो इसमें भाग नहीं ले सकते हैं। यह विधायी परिवर्तन एस्टोनिया में रूसी अल्पसंख्यकों को लक्षित करता है, उन्हीं को ध्यान में रख कर के किया गया है, क्योंकि वो उसमें पार्ट ना ले पाएँ, जिसमें लगभग 80,000 व्यक्ति शामिल हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सुरक्षा चिंताओं से भी प्रेरित है। तो ये अभी चल रहा है, जो भी एडवांसमेंट इसमें होती है, कुछ नई न्यूज़ ऐड होती है, तो वो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है PLFS 2024 भारत में रोजगार से जुड़े संकेतों का विश्लेषण किया गया है। ये शुरू कब हुआ था, 2017 में हुआ था। ये रोजगार से संबंधित आंकड़े हैं। आप ये आंकड़े जो हैं वो आप अपने मेंस में कोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है कैप्टन राजेश उन्नी को भारत का सर्वोच्च समुद्री सम्मान मिला है। तो ये आप याद रखिएगा, सम्मान का नाम क्या है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार, और भारत का समुद्री क्षेत्र में ये सर्वोच्च व्यक्तिगत सम्मान है। तो आप इसे याद रखेंगे, किसे मिला है, कैप्टन राजेश उन्नी को मिला है। राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार इसका नाम है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है रिलेटेड 9th ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट 2025। तो 10 अप्रैल को नई दिल्ली में 3 दिवसीय कार्यक्रम के रूप में आयोजित हुआ है। इसकी जो थीम है, कोई समिट होता है उसकी थीम होती है, तो थीम इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम का नाम है हमारा संभावना। उद्देश्य क्या है कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकें, डिजिटल गवर्नेंस को सशक्त बना सके, और जो भी उभरती टेक्नोलॉजीज़ हैं, हमारी AI है, हम डिजिटली बहुत ज़्यादा एडवांस हो रहे हैं, तो उस पर हमें ध्यान देना है। तो याद रखिएगा कि थीम इसकी क्या है, संभावना है, और ये कहाँ आयोजित हुआ है, दिल्ली में हुआ है 10 अप्रैल को, से आप याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है 26/11 के जो साजिश करता है तैमूर राणा को 16 साल बाद भारत लाया गया है। तो ये न्यूज़ में है, और ये पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से तो उनका रिलेशन है, कनाडा में ये रहते हैं, कनाडाई व्यापारी हैं, पूर्व सैनिक हैं, और जो 26/11 अटैक था मुंबई में, जो हमला हुआ था, ये उससे रिलेटेड है। तो आप ये न्यूज़ में था, बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस न्यूज़ में था, इसलिए आप इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है वो है दिल्ली में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि दिल्ली में स्वास्थ्य आधारभूत ढांचे को सशक्त बनाना। इससे पहले दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार थी उनकी एक स्कीम चल रही थी, बट अब हमने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत को भी वहाँ पे स्टार्ट किया है, क्योंकि अब BJP गवर्नमेंट है वहाँ पे। तो केंद्र सरकार देगी, केंद्र सरकार द्वारा आवंटन किया गया है 1749 करोड़ रुपीज़ इसके लिए लगाए गए हैं। यह योजना दिल्ली में 2021-26 से हेतु लागू होनी थी, लेकिन अब 1 वर्ष में पूरा करने का इसको लक्ष्य रखा गया है, और इसमें 11 जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशाला बनाई जाएगी। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है विश्व का सबसे ऊंचा पुल चीन के हुइझोउ में होगा उद्घाटित, हुइझियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज इसका नाम है। तो नाम से भी आप गेस कर सकते हो, अगर पूछा भी जाए कि सबसे ऊंचा जो पुल है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो वो किया गया है चीन में। 2022 से ये निर्माण इसका शुरू हुआ था, और 2025 जून में इसका उद्घाटन होगा। 3 किलोमीटर लंबा है, ठीक है, इतना बहुत डिटेल में आपको नहीं जाना है, बस ये याद रखिएगा, क्योंकि वर्तमान में सबसे ऊंचा जो पुल है वो है वेइपनजियांग ब्रिज है, जो कि है चीन में ही। अब चीन ने खुद को और अपग्रेड कर दिया है, और अब सबसे ऊंचा जो पुल है वो हमारा हुइझोउ में होगा, जिसका नाम है ग्रेट कैनियन ब्रिज। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है इंपीरियल कॉलेज लंदन बेंगलुरु में खोलेगा भारतीय केंद्र।
तो ये जो इम्पीरियल कॉलेज लंदन है वो अपना जो है एक केंद्र खोलने वाला है बेंगलुरु में। भारत ब्रिटेन के बीच वैज्ञानिक शिक्षा और नवाचार साझेदारी को ये मजबूत करेगा। इम्पीरियल ग्लोबल इंडिया नाम से ये बेंगलुरु में संपर्क कार्यालय है। तो आप इसे याद रखेंगे कि लंदन और इंडिया जो है मिल करके ये कर रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है पेरिस समिट में उत्तर प्रदेश की जल प्रबंधन नीति को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। तो यूपी स्पेशल में आपसे पूछा जा सकता है, सम्मानित नीति है उत्तर प्रदेश की जल एवं ठोस कचरा प्रबंधन नीति। प्रमुख मॉडल है 1 सिटी 1 ऑपरेटर। सीवर प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ मॉडल का पुरस्कार मिला है। तो हमारे जो यूपी के लिए भी गर्व का विषय भी है और हमारे एग्ज़ाम के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का पुरस्कार मिला है। तो आप इसे याद रखेंगे, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसे क्या अवार्ड मिला है, दक्षिण एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट है। तो ये गौरव का विषय है हमारे लिए। लगातार 7वें वर्ष इस सम्मान को प्राप्त किया है उसने। 70 मिलियन यात्री क्षमता वाली श्रेणी में विश्व के टॉप 10 एयरपोर्ट में अगर देखें विश्व के, तो 8वां स्थान मिला है और दक्षिण एशिया में जो है मिला है पहला पुरस्कार। तो आप इसे याद रखेंगे। वैश्विक रैंकिंग जो है वो 32 रही है 2025 में। तो इसे आप सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। लगातार 7वें वर्ष इस सम्मान को प्राप्त किया है। तो हर तरीके से स्टेटमेंट फ्रेम हो सकते हैं आपसे, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज़ है वो है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का निर्यात $820 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर है। कुल निर्यात $820 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है और वृद्धि दर लगभग 6% रही है। पिछले वर्ष का निर्यात जो है 778 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा है। भारत का जो एक्सपोर्ट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कमांड क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन का आधुनिकीकरण योजना को मंजूरी दी है। तो इसे याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की एक उप योजना के रूप में इसे मंजूरी दी गई है और इसकी अवधि पूछी जा सकती है 2025-26। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की शुरुआत कब की गई थी, 2015-16 में की गई थी। जो भी पुरानी योजनाएं हैं वो हमेशा एग्जाम में पूछी जा रही हैं, कब शुरू की गई थी। तो इसे आप याद रखिएगा कि 2015-16 में शुरू किया गया था। अधिक कृषि क्षेत्र को सिंचित क्षेत्र के तहत लाना है इसमें, और खेतों में जल उपयोग दक्षता को बढ़ाना है। इसका मुख्य बिंदु ये क्या है कि खेतों की जल उपयोगिता दक्षता को बढ़ाना, कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। तो इसे आप याद रखिएगा। तो ये थी आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़। आपका कोई फीडबैक हो तो आप इसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। धन्यवाद।